नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। देश के 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। कल देश भर के 551 सेंटर्स पर नीट की दोबारा परीक्षा होगी। एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक जैसे वारदात फिर ना हो, इसीलिए इस बार एजेंसी और केंद्र सरकार दोनों ही मुस्तैद हैं। एयरफोर्स से लेकर पैरामिलिट्री तक मोर्चे पर हैं। परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। कैसे पेपर सेंटर्स तक पहुंचेंगे, कैसे छात्रों की चेकिंग करनी है, एग्जाम सेंटर्स पर कैसे निगरानी करनी है ताकि किसी तरह का कहीं से कोई लीकेज ना हो। इस ड्रिल का मकसद परीक्षा के दिन होने वाली हर छोटी बड़ी तैयारी को पहले से परखना है ताकि कल किसी तकनीकी या प्रशासनिक चूक की गुंजाइश ना रहे। और इन सब के बीच एनटीए से एक बार फिर चूक हो गई। इसी बीच ये बड़ी खबर जान लीजिए। एनटीए की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनटीए ने इस बार सेंटर अलॉटमेंट में गड़बड़ी कर दी। नागपुर के रहने वाले छात्र का सेंटर जो है वो यूएई के अबुधाबी दे दिया गया। तो वहीं भुवनेश्वर की रहने वाली एक छात्रा का जो एग्जाम सेंटर है वो उसे एडमिट कार्ड में मिला देहरादून। इसे लेकर राहुल गांधी ने एनटीए को घेरा और सवाल उठाया कि बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। नागपुर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला को यूएई के अबुधाबी में एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया गया और जैसे ही मोहम्मद अब्दुल्ला ने एडमिट कार्ड को देखा, परिवार के होश उड़ गए। ना तो अबुधाबी जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट है और ना ही उसके पास पैसा, जबकि अब्दुल्ला ने आवेदन में एग्जाम सेंटर के लिए जो चॉइसेस भरे उसमें नागपुर, वर्धा और भंडारा का जिक्र है। एनटीए की इस लापरवाही का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश जाने के पैसे, ना अब कोई वक्त। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? राहुल ने आगे लिखा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। ये बातें तमाम राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के जरिए कही हैं। हालांकि एनटीए ने इसमें तुरंत सुधार भी किया। दोनों छात्रों के एग्जाम सेंटर्स को दोबारा से बदल दिया गया। नागपुर के छात्र को नागपुर और भुवनेश्वर की छात्रा को भुवनेश्वर का सेंटर अलॉट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब पहले ही एनटीए में इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, पहले एक एग्जाम लीकेज की वजह से री एग्जाम नीट का हो रहा है, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो जाती है? ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी कल ना हो, इसीलिए आज बायोमेट्रिक और सीसीटीवी की लाइव कनेक्टिविटी को भी परखा जा रहा है। ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात में कुल 85,000 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का और करीब उसके लिए 31 सेंटर्स बनाए हुए हैं और सेंटर्स पे इस वक्त पूरी जो है सुरक्षा की तैयारियां, उसको आखिरी जो है वो एक उसका रिहर्सल किया जा रहा है। यहाँ पे हम अहमदाबाद के एक सेंटर में, जहाँ करीब 23 अहमदाबाद में सेंटर्स हैं, उसमें से एक सेंटर में यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टाफ तैनात रहेगा उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और ड्रोन सर्विलेंस कैसे होगा उसका भी यहाँ पे जो है मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त फाइनल रिहर्सल्स हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन्स के ज़रिए जो है पूरा आसपास का जो कैंपस है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ उसका पूरा आसपास का जो इलाका है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ जो सेंटर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं सारी तैयारियां कर ली गई हैं। फ्रिस्किंग के लिए यहाँ पे अलग जोन जो है वो बना दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो अंदर लेके नहीं जाने हैं, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्लेस कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेंटर्स हैं उसको पूरी तरह इस वक्त सैनिटाइज कर दिया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि 21 तारीख को यानी रविवार को जब ये एग्ज़ाम ली जाए तो पूरी तरह से फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम ली जाए। आपको बता दें कि जो ड्रोन्स यहाँ पे इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, पूरे अहमदाबाद में अलग अलग सेंटर्स के आसपास 8 ड्रोन्स जो हैं इसी तरह से उड़ा करके और आसपास के पूरे लोकेशंस पे मॉनिटरिंग की जाएगी। जो बताया जा रहा है कि सेंटर्स के आसपास जो जेरोक्स कॉपी सेंटर्स हैं उनको भी बंद करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम के प्रोसेस के दौरान, ताकि किसी भी प्रकार से
कोई गुंजाइश ना रह जाए पेपर के लीक होने की। अहमदाबाद में एग्जाम सेंटर्स की निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी भी रखी जा रही है। रात से एग्जाम सेंटर्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी ताकि कोई भी बाहरी शख्स ना जा सके। पेपर लीक के विवादों के बाद अब 21 जून को नीट का री एग्जाम हो रहा है और जिसके लिए गुजरात में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे गुजरात में करीब 31 सेंटर्स हैं जहां पे नीट के एग्जाम होंगे और सबसे ज़्यादा जो सेंटर्स हैं वो अहमदाबाद में करीब 23 सेंटर्स हैं जिन पे नीट के री एग्जाम्स किए जाएंगे और इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। राज्य पुलिस इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस किया जाएगा। साइबर पेट्रोल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। साइबर वॉच डॉग्स लगातार साइबर एक्टिविटीज़ पर वॉच रखेंगे। इसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमराज के साथ सेंटर पे जो है पुलिस मौजूद रहेगी। क्या व्यवस्था है यहाँ हम देख रहे हैं अहमदाबाद के हाईटेक कंट्रोल रूम में ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ये तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके आसपास की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहेंगे। पूरी व्यवस्था क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद डीसीपी कंट्रोल रीमा मुंशी मैडम से। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई? जी, अहमदाबाद कमिश्नरेट एरिया में कुल 23 एग्ज़ाम सेंटर्स है जो री नीट की एग्जामिनेशन नेक्स्ट संडे 21 को हो रही है उसके लिए दिए गए हैं, जिसके ऊपर 10,445 जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। अहमदाबाद सिटी पुलिस स्टेशन के 15 पुलिस स्टेशंस हैं तो सभी अलर्ट मोड पे रहेंगे। हम लोगों ने कल से नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। नाइट पेट्रोलिंग जो है वो परीक्षा केंद्र के आसपास हो रहा है। अहमदाबाद सिटी की क्राइम ब्रांच 8 से ऑलमोस्ट 8 जितने ड्रोन से एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास पेट्रोलिंग रखेंगे। और वैसे अहमदाबाद पुलिस नीट की एग्ज़ाम शांत और निष्पक्ष तरीके से हो उसके लिए पूरी तरह सज्ज है। इससे पहले 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम हुआ था, लेकिन तब 7 मई को राजस्थान में पेपर लीक का खुलासा हुआ। तब 12 मई को एग्जाम को रद्द कर दिया गया। कल दोबारा यानी कि 21 मई को करीब 21 जून को 23 लाख छात्र एग्जाम देंगे और कहा जा रहा है कि दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और इसीलिए इस बार एनटीए किसी तरह का रिस्क नहीं ले रहा है। फुल प्रूफ तैयारी है। हर क्लासरूम में जैमर लगाया गया है। एग्जाम रूम को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। नीट का पेपर होना है, लेकिन उससे पहले एनटीए ने नकल को रोकने के लिए इस बार बहुत तगड़े इंतजाम किए हैं। 24 घंटे बाद ये एग्जाम होने वाला है और जयपुर में लगभग 100 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं परकोटे इलाके में हूँ। ऐसा ही एक सेंटर है, आप देखिए सेंटर कोड इसका 3903816 है। ये स्कूल है, यहाँ लगभग 100 से बच्चे इस पूरे क्लासरूम में आएंगे। उनका सेंटर अब इंतजाम किस तरीके के हैं आप देखिए। जब आप इस स्कूल में आएंगे तो पहले ही यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब कुछ रखवा लिया जाएगा। कोई भी डिजिटल चीज आपके पास नहीं रहेगी, जो कि गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से बनाई गई है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे तब आप सीसीटीवी की नजरों में रहेंगे, यानी एंट्री होते हुए सबसे पहला सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है ताकि जो भी यहाँ पर आ रहा है बच्चा परीक्षा देने के लिए वो सीसीटीवी की नजरों में रहेगा। इतना ही नहीं, यहाँ आसपास पूरा मोबाइल वर्क नहीं करेगा। आप जैमर की जद में रहेंगे, यानी किसी तरीके का भी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है। और ये जैमर बॉक्स देखिए जो लगा रखा हुआ है, ये इस तरीके का जैमर बॉक्स लगभग इसी सेंटर पे 4 लगाए गए हैं। एक सेंटर पे 4 से 5 जैमर बॉक्स लगेंगे। अब आप ये समझिए कि जब ये जैमर बॉक्स ऑन होगा, यानी परीक्षा शुरू होने से पहले जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो उस वक्त इस पूरे भवन में और आसपास में अगल बगल में कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से जैमर रहेगा जब तक के परीक्षा चलती रहेगी। इतना ही नहीं, जितने भी स्कूल्स जहां कहीं भी सेंटर्स हैं, सीसीटीवी तो लगे हैं, लेकिन जिन कक्षा में बच्चे बैठ के परीक्षा देंगे उसके अलावा और जितने कमरे हैं उनको सील कर दिया गया है। ये देखिए, जैसे ये कमरा है, इसको कल भर के लिए सील कर दिया गया। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कार्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ा रास्ता, कमरा सील बंद कर दिया गया है। अब आप ये देखिए, ये भवन है पूरा स्कूल का। जिन जिन कमरों में बच्चे बैठेंगे परीक्षा देंगे, उसके अलावा जिन कमरों में बच्चे नहीं बैठेंगे उन कमरों को सील करके उन पर बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया
दिया गया है और ये सिर्फ नीट की परीक्षा जितनी देर होगी उसी के लिए। अब देखिए ये दूसरा कमरा है, इसको भी बंद करके सील कर दिया गया है कि इसका प्रयोग किसी तरीके से नहीं हो सकता है। इसके बगल का भी एक कमरा है, उसको भी सील कर दिया गया, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। यानी सेलेक्टेड कमरे, उन सेलेक्टेड कमरों के लिए 4 से 5 जैमर, हर एक कमरे में सीसीटीवी, एंट्रेंस पर सीसीटीवी और निगरानी जहां कहीं भी पेपर होगी। अब ये सीसीटीवी देखिए एक यहाँ लगा हुआ है, उसके अगल बगल सीसीटीवी, वो देखिए एक कमरा है वहां पर, उसके पास सीसीटीवी, सामने सीसीटीवी है और ये है कमरा वो वाला जहां पर पेपर रखा जाएगा। पेपर जहां पर रखा जाएगा वहां पर भी सीसीटीवी रखा गया है, लगाया गया है ताकि निगरानी रहे इस कमरे के अंदर कि जहां कहीं भी पेपर रखा जाए वो सीसीटीवी से दिखता रहे। यहाँ भी सीसीटीवी लगाया गया है, आप देखिए, ताकि यहाँ जहाँ पेपर रखा जाएगा वहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए। और पेपर शुरू होने के कुछ घंटों पहले जो एनटीए ने गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर छात्र या छात्रा आएंगे उस पर निगरानी तो रखी ही जाएगी और कुछ घंटों पहले जैमर से लेकर सब कुछ एक्टिव कर दिया जाएगा। सारे टीचर्स का ID कार्ड जो भी इस परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेगा उसका देखा गया। पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, पुलिस गश्त करती रहेगी। जयपुर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार गश्त कर रही हैं। जितने भी सेंटर्स बने हैं उनकी जांच की जा रही है। एनटीए ने एक मॉक ड्रिल किया है, उसके तहत इस जितने भी सेंटर्स बने, खास बात यह है कि राजस्थान में पहले ही पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर बखेड़ा बहुत खड़ा हुआ है और इस बार जयपुर में सबसे ज्यादा सेंटर्स बने हैं और इसीलिए इतनी सख्ती की गई है। सख्ती के तहत ही आप लोगों के यहाँ सीसीटीवी तमाम लगाए गए? हाँ, सभी कमरों में लगाए हैं। 8 रूम है जिसमें 16 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे सिर्फ उसमें? हाँ, उसको बाहर से स्टार्ट है। बाहर से स्टार्ट है। कितने हैं? 4 जैमर्स है। और ये कब से एक्टिव हो जाएंगे? ये कल सुबह चालू जाएंगे। सुबह यानी कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ इंटरनेट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हमारा खुद का स्टाफ का भी हम सभी तालों में बंद कर देंगे, उसको सील लगा देंगे। कितने टीचर्स यहाँ पर रहेंगे? करीबन 20 नहीं, हम यहाँ ये रहेंगे 20 जने। हाँ, तो आप लोगों की भी ID वगैरह सब ली हो? बिल्कुल, हमारी ID बना ली, उनके पास है, स्कूल की ID है और वैसे अलग से और ID दी है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर रहेगी? बिल्कुल, पुलिस वाले रहेंगे, कल जाब्ता पूरा रहेगा। तो ये एनटीए ने इस बार तगड़े इंतजाम किए हैं नकल को रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब नीट का एग्जाम हुआ था तब सीकर से पर्चा लीक हुआ और उसके बाद पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन अब जब रीनीट का पेपर हो रहा है तो उससे पहले मॉक ड्रिल हुई है। पुलिस पूरे जितने भी सेंटर 100 से ज्यादा यहाँ जयपुर में बने हैं वहां पर जायजा उन्होंने लिया है। हर एक भवन में जहां पर परीक्षा होनी है वहां पर आधे दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल किए, हर एक कमरे के बाहर अंदर सब कुछ। और जैमर्स खासतौर पर इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर कोई भी इंटरनेट जैसी कोई चीज चले ही नहीं। मोबाइल का नेटवर्क तो छोड़िए, कोई इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं कर सकेगा जिस वक्त परीक्षा आयोजित होगी। और एक भवन में लगभग कम से कम 4 जैमर्स तो लगाए ही जा रहे हैं। अक्सर प्रश्न पत्र को बैंक से एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में ही पेपर लीक की खबर आती थी और इसीलिए एनटीए ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। एयरफोर्स की मदद से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो इसीलिए सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी एग्जाम को लेकर डिटेल ब्रीफिंग दी गई है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी गोष्ठी हुई है, बड़ी ब्रीफिंग हुई है जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए और उनको ये ब्रीफिंग दी गई है, जानकारी दी गई है कि कल जब वो सेंटर्स पर पहुँचेंगे तो किस तरीके के इंतजाम रहेंगे, किस तरीके से उनको चेकिंग करनी है, कैसे फ्रिस्किंग करनी है। और एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपने एडमिट कार्ड और 3 फोटोज को छोड़ करके फिलहाल स्टूडेंट्स को कुछ और अंदर ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चाहे वो उनके कोई भी गैजेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, सभी गैजेट्स को पूरी तरीके से मनाही रहेगी। और अगर सेंटर्स की बात कर लिया जाए तो सेंटर्स पर जो पुलिस की टीम है वो सीआरपीएफ बल के साथ बाकायदा इन पेपर्स को लेकर के जाएगी सेंटर्स पर। और एक बात जो बहुत स्पष्ट की गई है पुलिस की तरफ से कि मंगलसूत्र हो या रिलीजियस कलावा हो, उन सब को अगर कोई भी अभ्यर्थी पहन के आता है तो प्रॉपर फिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, उसके बाद ही किसी भी चीज़ की अंदर एंट्री दी जाएगी। पुलिस ने अभ्यर्थियों से ये अपील की है कि जहां तक संभव हो सके वो स्लीपर्स में आए, चप्पल पहन के आए, ताकि
चेकिंग में, फ्रिस्किंग में ज़्यादा समय ना लगे। और अगर किसी अभ्यर्थी को मजबूरी में या यूँ कहा जाए कि उसकी ज़रूरत है कि वो जूता पहन के आता है तो उसमें मनाही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़बरदस्त चेकिंग होगी, ज़बरदस्त फ्रिस्किंग होगी। इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके से उस जूते में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लगा हो। इसको इंश्योर करने के बाद ही नीट के परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति होगी। लेकिन देश भर में जिस तरीके से एनटीए ने आज मॉक ड्रिल्स की है, पुलिस ने ब्रीफिंग्स की है, पुलिस ने ट्रेनिंग्स की है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर के जबरदस्त सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल एग्जाम से पहले आज ग्राउंड पर रियलिटी चेक हो रहा है। ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और ऐसे में आज ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर्स अभी से मैदान में उतर गए। एक सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर सभी तैयारियां चेक की जा रही हैं। एनटीए की टीम के ऑब्जर्वर इस वक्त दिल्ली कैंट के अस्पताल एनटीए की टीम के ऑब्जर्वर जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे हैं दिल्ली कैंट में। आप देखें यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह सब कर रहे हैं, पूरी जो अरेंजमेंट जो है किए गए हैं। दरअसल जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तमाम स्कूल हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। सर क्या कुछ बायोमेट्रिक वगैरह भी रहेगी? हाँ बायोमेट्रिक, सर क्या बायोमेट्रिक भी होगी सर, क्या रहना है? हाँ कड़ी सुरक्षा क्या इंतजाम है सर? सब छोड़ो। अच्छा तो देखिए उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक एंट्री होगी, इसके साथ साथ तमाम जो सीसीटीवी हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है एनटीए की टीम कर रही थी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें। अब जो है अंदर एनटीए के जो ऑब्जर्वर हैं वो गए हैं। दरअसल अंदर जो क्लासरूम है उनमें जो लगे उन तस्वीरें जो हैं वो क्लिक की जाएंगी, उनकी जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी ताकि उसके बाद जो है इसको पूरा संतुष्टि की जा सके कि किसी भी तरीके से कोई खामी इस स्कूल में नहीं है। इसी तरीके से वो जो बाकी सेंटर करीब 23 लाख छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। 18 नोडल सेंटर्स पर सबसे पहले पेपर पहुंचाया जा रहा है, वहां से सभी जिलों और शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। रीनीट 2026 परीक्षा का ड्यूरेशन 15 मिनट बढ़ाया गया है। छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये 15 मिनट दिए गए हैं। एनटीए ने निर्देश पढ़ने, फोटो लगाने या सिग्नेचर करने की वजह से होने वाली देरी को कम करने में ये 15 मिनट कारगर होंगे। एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह के डाउट या जानकारी के लिए छात्र एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या फिर ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। छात्रों के लिए ड्रेस कोड और जरूरी नियमों की लिस्ट भी जारी की गई है। परीक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, हम लोग ये 86 ऑब्जर्वर हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और जैमर लगे हैं और सारे रूम में कैमरे लगे हैं, इसकी जांच करने के लिए आए थे। और अब बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी की। एसआईटी की जांच आज 6ठे दिन तक पहुंच गई है। वहीं पूरे देश के सनातनियों को निराश करने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। कैसे अपने लालच में चंद लोगों ने मंदिर का चंदा लूटकर राम भक्तों की आस्था पर चोट की, उनकी श्रद्धा और विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। इस महापाप में सबसे बड़ा किरदार है टिन्नू यादव का। अब टिन्नू यादव की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ये बड़ी खबर जान लीजिए। एसआईटी लगातार 6ठे दिन अयोध्या में जांच पड़ताल कर रही है। टीम राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। जांच का दायरा अब सिर्फ काउंटिंग तक नहीं सीमित रहा। पुजारी और मंदिर प्रबंधन के लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर में एक एक श्रद्धालु की तरफ से चढ़ाए गए उस महंगे हार और चरण पादुका के वीडियोस भी सामने आए हैं और
जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है, चरण पादुका और हार आखिर कहां गया, उसकी पड़ताल एसआईटी की ओर से की जा रही है और आरोप है कि टिन्नू यादव ने इनका गबन किया है। एसआईटी की जांच में पता चला कि राम मंदिर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। मंदिर में काम करने वाले लोगों को निश्चित जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई थी, सिर्फ मौखिक आदेश पर काम चल रहा था। दावा यह भी है कि मंदिर निर्माण में भी कमीशनखोरी हुई है और राम के नाम पर पैसा खाया गया। कभी ऑटो चलाने वाला टिन्नू यादव राम मंदिर परिसर में सबसे वर्चस्व वाला शख्स है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल राम भक्तों का चंदा हड़पने के लिए किया और ऐसे में सवाल यह है कि क्या टिन्नू और उसके जैसे दूसरे कर्मचारी अपने दम पर इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर और भी पावरफुल लोगों का हाथ हो सकता है, ये जानने की फिलहाल एसआईटी कोशिश कर रही है। राम मंदिर में पैसे और सोना चांदी के हेरफेर के सबूत और गवाह एक के बाद अब एक धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जौनपुर के अजय विश्वकर्मा अपने पिता और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने टिन्नू यादव के जरिए रामलला को रत्नों से जड़ा हार और चरण पादुका भेंट की थी। हार पर 12 ज्योतिर्लिंगों को उकेरा गया था। चांदी की चरण पादुका पर 64 चरण चिन्ह अंकित हुए थे। अजय विश्वकर्मा ने हार और चरण पादुकाएं मुंबई में बनवाई थी, खास तौर पर रामलला के लिए, और रामलला को चढ़ाई थी। लेकिन अपना रत्नों से जड़ा हार मिल रहा है, ना चरण पादुकाएं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। इस वक्त हम अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर में हैं। यहीं के महंत विनोद मिश्रा जी के यहां जजमान मुंबई से पधारे। उनके पास एक चांदी का हार था, एक चरण पादुका थी जिसकी कीमत अक्टूबर 2025 जब वो समर्पित की गई तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए थी। विनोद मिश्रा महाराज अपने जजमान को लेकर टिंकू के पास पहुंचे। वक्त तय हुआ 28 अक्टूबर 2025 की, आप आइए, आप मंदिर में समर्पित कर सकते हैं। 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर जौनपुर से जजमान के यहां भक्त पधारे। सर पर चरण पादुका और हार लेकर आए। वही हार पहले हनुमान जी को चढ़ाया गया, इनको अर्पित किया गया क्योंकि ये इनके गुरुजी हैं, तो इनके मंदिर में दान दक्षिणा की हाजिर लगी। और उसके बाद टिंकू यादव के जरिए ये प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपा गया। उस घटना को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही उन आभूषणों के साथ प्रभु श्री राम की कोई तस्वीर मिली, ना ही इस डोनेशन की कोई रसीद मिली। जब इस डोनेशन की रसीद को लेकर विनोद मिश्रा ने टिंकू यादव से पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि उसको गलाकर ईंट बना दिया गया है और आप उसे भूल जाइए। यानी जिस श्रद्धा भाव से भक्तों ने चढ़ावा दिया, ये श्रद्धा भाव के साथ धोखे की सीधी पहली गवाही है, जहां टिंकू यादव ने स्पष्ट कहा कि उन्हें गलाकर चांदी की ईंट बना दिया गया है और अब आप रसीद भूल जाइए। 8 महीने हो चुके हैं। अयोध्या में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसके पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हैं। राम मंदिर में हार और चरण पादुका भेंट करने वाले अजय विश्वकर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। आचार्य विनोद मिश्रा के थ्रू ही उन्होंने राम मंदिर में दान किया था। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने आचार्य विनोद मिश्रा से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने एक एक सच देश के सामने रखा। आचार्य विनोद मिश्रा ने बताया कि बार बार कहने पर भी टिन्नू यादव ने ना तो दान की रसीद दी और ना ही कोई फोटो जजमान को उपलब्ध कराई। पूरी बातचीत सुनिए जरा। महाराज जी नमस्कार, मैं पवन नारा बोल रहा हूं इंडिया टीवी से। एक बार सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, अयोध्या जी में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसी आश्रम के हम रोकड़िया हनुमान मंदिर पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हमारा नाम है। एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें पता चला है कि एक चांदी का हार और एक चरण पादुका जो मिसिंग बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आप उनके जजमान थे जिन्होंने वो समर्पित की थी। क्या था वो, किसने समर्पित किया था और किसको किया था, सिलसिलेवार बताइए। जी, हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी। ये सांता क्रूज मुंबई में रहते हैं। इनकी जन्मभूमि
जौनपुर में है। पैतृक गांव है इनका, जंगही स्टेशन है, और उसके बगल में अमाई नाम का गांव है इनका। तो उनके पिताजी हैं केदारनाथ विश्वकर्मा जी। ये परिवार जो है, जब राम मंदिर बना, पूरे विश्व में राम जी की चर्चा चलने लगी, तो चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ परिवार है, तो इन लोगों ने मन में ये संकल्प किया कि जब भगवान का ये दिव्य स्वरूप मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया, तो भगवान के इस स्वरूप पर हम एक खूबसूरत सा हार चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बड़े शौक से खूब सुंदर हार बनवाया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग खूब अच्छी आकृति, स्पष्ट आकृति में उकेरा गया, उसमें महीन कारीगरी हुई, और साथ में एक चरण पादुका, भगवान के दोनों चरणों के चरण पादुका, जिसमें 64 चिन्ह थे, इस तरह के चरण पादुका। उनके मन में संकल्प था कि हम भगवान को श्रृंगार के लिए अयोध्यापुरी में मंदिर में इसे भेंट करेंगे। तो 29 अक्टूबर को भगवान के मंदिर में भेंट करने का समय निश्चित हुआ। 29 अक्टूबर 2025 जी। तो 29 अक्टूबर को वहां भेंट करने के लिए, चूंकि पुराने कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय स्थिति में टिन्नू यादव ही थे, तो चूंकि हम लोग अयोध्या वासी हैं, मिलना जुलना होता है, टिन्नू से चर्चा चली, ये हमें, हमारे शिष्य हैं, ये हार भेंट करना है, चरण पादुका मंदिर में भेंट करनी है। उन्होंने समय निश्चित कर लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी रसीद आप पहले दे दीजिए, हम उसको लगा देते हैं ट्रस्ट के लिस्ट में। तो हमने जो खरीद की रजिस्टर्ड जो रसीद दुकान की थी, उसे टिन्नू को दे दिया। उन्होंने उस देख लिया रजिस्टर्ड कि हाँ, खरीद लिस्ट में कितना वजन था, कितना मूल्य था, खरीदी कहां से थी, वो एक बार बता दीजिए जरा। सब मुंबई से ही अच्छी दुकान से खरीदे थे, रजिस्टर्ड दुकान से। और जो भी था मूल्य तो बहुत अधिक नहीं था, दोनों मिलाकर के 5-6 लाख रुपए मूल्य का रहा होगा। पर एक आस्था थी परिवार की, लेकिन हम लोग बड़े धूमधाम से सारा आभूषण, सारा परिवार, सब लोग लेकर के टिन्नू यादव के माध्यम से मंदिर में गए। और जहां सारे लोग खड़े होकर के अपनी अपनी भेंट सामग्रियां देते हैं, हम लोग भी वहां से खड़े होकर के टिन्नू यादव के हाथ में हार और चरण पादुका, वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री, दान दक्षिणा जो कुछ था उसे सौंप दिया। उन्होंने पुजारी को दे दिया। पुजारी ने क्षण भर के लिए भगवान के सामने पैकेट बंद ही उस सामग्री को रख दिया, और उन्होंने फिर हम लोगों को प्रसाद दे दिया कि अब आप लोग जाइए, बाद में इन आभूषणों का जांच पड़ताल होगा, फिर आपको दान की रसीद मिलेगी, और जिस दिन ये मंदिर में भगवान को श्रृंगार में सजाया जाएगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, उसका फोटो आपको दे दिया जाएगा। तो 8 महीने से अधिक बीत गए, ये परिवार इंतजार करता रहा। हम भी बीच बीच में इनको टोकते रहे कि भैया हमें रसीद नहीं मिली, हमें कोई फोटो नहीं मिला, उस परिवार की एक इच्छा तो पूरी कर दो। उन्होंने इतनी आस्था लेके, उनके कोमल कोमल बच्चे थे जिन्हें कभी नंगे पांव जमीन में चलने की आदत नहीं। आप जानते हैं रास्ते में इतने कंकड़ होते हैं, जो डामर बिछे रोड हैं, उसमें आप नंगे पांव चलो तो पैर कट जाएगा। फिर भी वो लोग नंगे पांव और इतने तपस्या और इतनी आस्था लेके मंदिर में आके भेंट कर दिया। और टिन्नू ने, मंदिर प्रशासन ने न तो उन्हें भेंट की कोई दान की रसीद दी, और न तो उन्होंने एक फोटो दिया कि चलो तुम अपने पूजा घर में इस फोटो को रख लेना, अपने संबंधियों को, मित्रों को। तो जब आपने मांगा उसकी रसीद या कोई फोटो, तो टिन्नू यादव की तरफ से जवाब क्यों दिया गया? उन्होंने ये जवाब दिया कि गुरुजी 2 महीने बाद जो भी आभूषण होता है उसे बेंगलुरु में भेज के गला दिया जाता है, और गला करके ईंट बना करके रख दिया जाता है। बाद में जब कभी भगवान को आवश्यकता के कुछ सामग्रियां बनती हैं तो उसमें उसको यूज किया जाता है। अब तो वो रहा नहीं, वो तो गलवा दिया गया है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। दान की रसीद तो फिर भी बनती है, भले ही गलवा दिया गया हो, वो तो उनकी तो भले ही हो, क्या दान की रसीद मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली।
टिन्नू यादव को ही क्यों दिया गया? टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी? आप मंदिर के ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते थे, रसीद ले सकते थे। मंदिर अंदर जो है परिसर में सारा प्रभाव टिन्नू का ही था। टिन्नू को इतना ओपन दे दिया गया था, उनको इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वो जिसे चाहे, यदि 100 आदमी को भी प्रवेश कराना है तो टिन्नू के एक फोन कॉल पर 100 आदमी को प्रवेश मिल जाता था। तो टिन्नू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा पूरा वहां का मैनेजमेंट टिन्नू ही देखते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं टिन्नू वो शख्स थे जो आम जनता के लिए ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे, वही ट्रस्ट थे, वही मंदिर के प्रबंधक थे? जी, जो मर्जी वो करता था। टिन्नू के लिए कुछ भी उसका निर्णय कोई काट नहीं सकता था, चाहे वो प्रशासन हो या मंदिर का और कोई कर्मचारी हो, पुजारी हो। तो सबके ऊपर सबसे बड़ा अधिकार टिन्नू को था। वो सीधे मंदिर में भगवान तक जा सकता था। जो जिसको पुजारी को जो कह देता था, पुजारी को तुरंत करना पड़ता था। किसी कर्मचारी को उसकी बात काटने का अधिकार नहीं रहा। और जब आपने रसीद मांगी तो टिन्नू की तरफ से शब्द से क्या कहा गया? क्या आपको जवाब आया? टिन्नू ने रसीद के संबंध में कहा कि हम बाद में आपको रसीद देंगे जब इसकी जांच पड़ताल होगी कि आपने जो हमें मूल्य दिखाया है वो सही है कि गलत है। हमारे यहाँ भी उसकी जांच पड़ताल होती है, बाद में आपको रसीद देंगे, फिर आज देंगे, कल देंगे। इस तरह से कभी हम बिजी हो जाते और इस तरह से बात वो छूटती चली गई। अभी जब न्यूज में चर्चा चली तो वो परिवार हमसे मैसेज किया, संपर्क किया कि गुरुजी हम लोगों ने जो भेंट दिया था उसका क्या हुआ। तो मेरे मन में अपार पीड़ा हुई कि लोग कितने सीधे सरल हैं। वो तो एकमात्र राम जी के प्रति आस्था लेकर के भेंट अर्पित किए थे। उनको और क्या चाहिए था? उन्हें एक फोटो दे देते, एक रसीद दे देते तो उसकी खुशी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उस परिवार को अपार खुशी मिलती। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से भगवान को कुछ भेंट दिया जाता है, ये लुटेरे लूट लेते हैं। सोचिए, हम तो अयोध्या वासी हैं, हम तो टिन्नू को जानते हैं और अन्य लोगों को भी जानते हैं। बगल में हम लोगों का आश्रम है। जब हम लोगों की बात को इस तरह से नकार दिया जाता है, हमारी बात पर भी रसीद नहीं मिल रही, तो आम जनता को कहां मिल पाती होगी। राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया। ट्रस्ट ने एक वेबसाइट बनाई और उस पर दान दक्षिण का विकल्प दे दिया। अब राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल लोगो से बिल्कुल मिलता जुलता एक लोगो तैयार कर वेबसाइट और फेसबुक पेज तैयार किए गए। श्रद्धालुओं को दान दक्षिणा के लिए ये लिंक भी भेजा जाने लगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोग ही ये काम कर रहे थे। ट्रस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट को इन सब के बारे में कुछ पता था या नहीं, और अगर था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन सारे विवादों के बीच मां सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन नाम की संस्था की वेबसाइट भी है, जो कि अब बंद है, लेकिन फेसबुक पेज अभी भी चल रहा है। लोगों देखकर इस गड़बड़ी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया, जो लगाया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशन खोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। पूर्व इंजीनियर ने यह दावा किया कि अनिल मिश्रा को मंदिर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई और अनिल मिश्रा ने हर काम में 40% कमीशन लेना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसके शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया
दस्खत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो देवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे देवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। अयोध्या में हर दिन लगभग 1 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। खास मौके पर यह आंकड़ा 3 से 4 लाख तक भी पहुंच जाता है। आम दिनों में राम मंदिर में 8 से 13 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता है, लेकिन जिस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो डोनेशन की रकम 50 से 60 लाख तक भी पहुंच जाती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सोने चांदी के जेवरात का भी होता है। एक खास बात और है कि बहुत से श्रद्धालु जो अपने गहने भगवान को समर्पित करते हैं, वो गहनों को दान पात्र में ना डालकर सीधे गर्भगृह में रामलला की तरफ उछाल देते हैं। मंदिर के पट बंद होने के बाद पुजारी ये गहने इकट्ठे करके गर्भगृह के प्रभारी केडी तिवारी को सौंप देते हैं। सोने चांदी के आभूषणों का कोई रिकॉर्ड तो होता है नहीं, और इसीलिए शक ये भी है कि आभूषणों में से ज्यादातर काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंचते ही नहीं थे, और इसीलिए एसआईटी केडी तिवारी से कई राउंड पूछताछ कर चुकी है। चढ़ावे की रकम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसबीआई की है। एसबीआई के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर चोरी कैसे हो गई, ये समझने के लिए आपको पूरा प्रोसेस जानना जरूरी है। दान पात्र से पैसे निकालने का काम स्टेट बैंक और मंदिर ट्रस्ट के 4 लोग मिलकर करते हैं। ये पता लगा कि इसी स्टेज पर चोरी शुरू हो गई थी। सोने चांदी के जो गहने लोग दान पात्र में डालते थे, उनमें हेरा फेरी इसी स्टेज पर हो जाती थी। इसके बाद दान पात्र का चढ़ावा 6 बॉक्सेस में भरकर एक गाड़ी के जरिए यात्री सुविधा केंद्र में लाया जाता है, और यहाँ पर काउंटिंग होती है इनकी। वैसे तो चंदे में चढ़ी रकम की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, लेकिन ट्रस्ट ने इसके लिए अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, मनीष यादव, करुण और ऋतिक जैसे लोगों की भर्ती कर ली। ये दूसरी बड़ी गड़बड़ी है। अब इन्हीं लोगों पर चोरी का शक है। नियम के मुताबिक काउंटिंग के काम में लगे लोग जेब वाले कपड़े पहनकर नहीं आ सकते। किसी ने इसका पालन नहीं किया।